नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2016 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आईएनएस अस्त्रधारिणी का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में समाचारों में था। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है उभयचर युद्ध जहाज, दूसरा है परमाणु संचालित पनडुब्बी, तीसरा है टारपीडो लॉन्च और रिकवरी पोत, चौथा है परमाणु संचालित विमान वाहक। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। अगली सरकार के एजेंडे की तैयारी में अभी से जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आपको पता ही होगा कि 2024 में होने वाले लोकसभा का चुनाव, और ये जो लोकसभा का चुनाव होगा ये 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, उसी को लेकर तैयारी चल रही है। 8 घंटे चली मंत्रिपरिषद की बैठक, मंत्रियों को गैर जरूरी बयान व डीफेक्ट से बचने की सलाह दी। इस बैठक में जो मंत्री हैं उन्हें गैर जरूरी बयान और डीफेक्ट, जो आजकल चल रहा है डीफेक्ट वीडियो, किसी का चेहरा लगा के किसी दूसरे के चेहरे का गलत उपयोग किया जा रहा है ना, उससे बचने के लिए सलाह दिए हैं। और नई सरकार से पहले 100 दिन और अगले 5 वर्षों की कार्य योजना पर बृहद चर्चा की और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने की दृष्टि पर भी किया है विमर्श। इस सरकार की मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक हफ्ते भर में चुनावी घोषणा की भी हो सकती है संभावना। कोलकाता हाईकोर्ट के जज गंगोपाध्याय देंगे त्यागपत्र। 7 मार्च को भाजपा में शामिल हो सकते हैं जस्टिस गंगोपाध्याय। पूर्व मेदिनीपुर की लोकसभा तमलुक सीट को बनाए जा सकते हैं उम्मीदवार। कोलकाता हाईकोर्ट यानी देखने पश्चिम बंगाल की बात हो रही है ना। चर्चित न्यायाधीश कल अभिजीत गंगोपाध्याय ने रविवार को त्यागपत्र की घोषणा की। न्यायाधीश गंगोपाध्याय कई फैसलों के लिए सुर्खियों में भी रही है और अपनी टिप्पणियों और विचारों के लेकर विवाद में भी रही है। अब देख रहे हैं कि इन्हें भी अपना त्यागपत्र देके ये भी भाजपा में शामिल होने की बात, अपने बयान से इन संकेत ऐसे मिल रहा है कि भी भाजपा में शामिल होंगे। धौस जमाने वाले 14.5 अरब डॉलर की मदद नहीं देते जयशंकर प्रसाद। एक पुस्तक विमोचन समारोह में बोले विदेश मंत्री। पूछा गया था कि क्या भारत क्षेत्र में धौस जमा रहा है। अब देख रहे हैं जो एक बार ऐसा आप लोग को देखने को मिला कि जो मालदीव है वो बिना किसी देश का नाम लिए उसने कहा था कि भले ही हमारा देश छोटा है लेकिन वो उस पर किसी कोई भी देश धौस नहीं जमा सकता, उसकी मतलब अखंडता पर कोई अपनी विचार नहीं थोप सकता। उसी पेज पे विचार करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को इस सवाल का तीखा जवाब और दिया कि क्या उप महाद्वीप या हिंद महासागर क्षेत्र में भारत धौस जमा रहा है। उन्होंने कहा कि जब पड़ोसी मुश्किल में है तो धौस जमाने वाले देश 4.5 अरब डॉलर की मदद नहीं करते। जयशंकर इस बयान में मालदीव के संदर्भ को देखते हुए कहा कि मालदीव चीन समर्थक जो राष्ट्रपति मोहम्मद मौजूद हैं जनवरी में कहा था कि भले ही उनका देश छोटा है लेकिन कोई भी देश उन पर धौस जमाने का लाइसेंस नहीं, किसी भी देश को उस पर धौस जमाने का लाइसेंस नहीं मिलता। एक पुस्तक विमोचन समारोह में जयशंकर ने कहा दुनिया में के इस हिस्से में आज बड़ा बदलाव वह है कि जो भारत और उसके पड़ोसी के बीच हुआ है। जब आप कहते हैं कि भारत एक बड़ा धौस जमाने वाला देश है तो आप यह भी जानते हैं कि जब भारत के पड़ोसी देश किसी मुसीबत में आते हैं तो वह जब 4 अरब डॉलर देते हैं तो वो कोविड चाहे चल रहा हो चाहे बड़े धौस जमाने वाला अन्य देश की भी टीके की आपूर्ति करते हैं या भोजन की मांग का भी, ईंधन का उर्वरक भी मांग की पूर्ति भी करते हैं। उसी भी लेकर उन्होंने एक बयान भी जारी किया है कि उसमें मतलब भारत पे आरोप लगाया जा रहा है कि भारत दूसरे देशों पे धौस जमा रहा है, क्योंकि जो भारत के पड़ोसी देश है उनसे बोला जा रहा है कि भारत से धौस जमा रहा है। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने कहा कि जब उनपे हमारे जो पड़ोसी देश उनपे जब विपत्ति भी आती है, जब कभी उनपे संकट आता है तो भारत उनपे 4.5 करोड़ अरब डॉलर की मदद भी देता है, लेकिन जो धौस जमाते वो इतना अरब डॉलर भी उनकी मदद भी नहीं करते। उसी पे लेकर बयानबाजी चल रही है। चुनाव में गलत बयानबाजी पर होगी कार्रवाई। तय नियमों को तोड़ने पर प्रचार रोक सकती है और मिलने वाली अनुमति को भी हो सकती है कटौती। चुनाव आयोग ने राजनीतिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए अपने तंत्र को किया सक्रिय। चुनाव आयोग किसी भी तरह से गलत, झूठी, जाति, धर्म व महिलाओं आदि से जुड़ी बयानबाजी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मानी जाएगी। अब देख रहे हैं कि कभी भी चुनाव आयोग में कुछ भी
अलग किसी भी तरह का लगाया जा सकता है कि आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग में धांधली हुई है। ये होता है कि चुनाव आयोग में ऐसी मशीन लगी है कि ये एक ही पार्टी को भी जिताने में लगी, इस तरह भी कभी बयानबाजी आते रहते हैं। किसी भी तरह की गलत, झूठी, जाति, धर्म और महिलाओं जुड़ी बयानबाजी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएगी। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत के संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं, को संविधान के अनुसार की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी और आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है और देश के लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्य के राज पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोगों का बयान करता है और यह संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया संविधान में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आप लोग का और रहेगा कि आप लोग ये बताएं कि जो जो वोटिंग देने की जो उम्र जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा यह वोटिंग की उम्र घटाई गई थी, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। महिला की सुरक्षा व अधिकारों को सुनिश्चित करता है यूसीसी। जेएनयू में एबीपी के समान नागरिक संहिता लैंगिक न्याय, समानता और बंधुत्व की आवश्यकता पर करवाया मिस संवाद। अब यूसीसी की बात करें, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। एक सामाजिक मामले से संबंधित कानून है जो सभी पंथों, सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि के समान रूप से लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जो भारत की नीति तत्व है कि भारत राज्य के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले, अभी हाल ही में उत्तराखंड में पहला विधेयक पारित हुआ था। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य था जिसने यह समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित किया था। इससे पहले गोवा में यह समान नागरिक संहिता का जो कानून है, इसे गोवा में लागू कर दिया गया, लेकिन उसमें कोई विधेयक पारित नहीं किया गया था। तो उसी पे लेके बात हो रही है, समान नागरिक संहिता यूसीसी। ओबीसी चुनाव को लेकर बंगाल सरकार की सिफारिश पर एनसीबी को आपत्ति। अब देख रहे हैं कि लोकसभा में चुनाव से पहले बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर नई मुसीबत खड़ी हो गई कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जो एनसीबी ने बंगाल सरकार द्वारा केंद्रीय ओसीबी में सूची में 83 जनजातियों को शामिल किया सिफारिश में, और जिसमें कड़ी आपत्ति है क्योंकि जिसमें से 73 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें भी एक कड़ी आपत्ति जताई जा रही है कि जिसमें मेन इसका मुद्दा है कि जो 83 जातियों का समूह बना है सिफारिश की, इसमें केवल 73 जो मुस्लिम समुदाय को शामिल किया गया, उसमें से कम ही और अन्य जातियों को शामिल किया गया। उसी पे लेकर ये विवाद चल रहा है। और हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, भूटान, सिक्किम, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा और झारखंड और बिहार है। इसकी राजधानी आप लोग को कोलकाता देखने को मिलेगी। इस राज्य में 23 जनपद है। यहाँ की मुख्य भाषा बांग्ला है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यह वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है ममता बनर्जी हैं। यहाँ आपको विधानसभा में 294 सीटें देखने को मिलेंगी और यहाँ आपको लोकसभा की 42 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेगा। और अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के यहाँ जो नेता थे, उन्हें महिला उत्पीड़न और जमीन हड़पने वाले घटना पर भी आरोप लगाया गया था। ये भी आप लोगों को कुछ दिन पहले ये एक चर्चा पे चुनाव देख रहे थे। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए ड्रग कारोबार को रौंद रही है मोदी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स हैंड पर पोस्ट की कि सरकार की सफलता सुनते 3 वीडियो और सप्रसंग सरकार में हुई कार्रवाई से तुलना किया और दवा नशा मुक्त भारत को लक्ष्य। अब देख रहे हैं कि एक से आप समझ लीजिए, जो पहले आपका ट्विटर एक एप्लीकेशन था, उसका नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है। तो आप लोग पता है जो ट्विटर पे एक पक्षी का है, वो उस पक्षी का नाम क्या था, जिसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीयूईटी स्नातक की तिथियों में हो सकता है बदलाव, यूजीसी प्रमुख। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के बाद नई तिथि पर किया जाएगा निर्णय और सीयूईटी यूजी परीक्षा 2024 का आयोजन 15 से 30 मई तक प्रस्तावित किया गया था। अब आने वाली जो सीयूईटी है, जो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है ना, उसी की बात।
मेष में कुर्ता पैजामा पहने नजर आए नौसेना अधिकारी। इस पहल का उद्देश्य नौसेना को भीतर सकारात्मक माहौल बनाना और देश के अपनी संस्कृति को अपने प्रति गर्व की भावना पैदा करना होगा। भारतीय नौसेना ने अपने अधिकारी मेस में एक नया ड्रेस कोड लागू किया है जो बड़े बदलाव का संकेत है। नौसेना के जवान और अधिकारी मेस के में कुर्ता पैजामा पहने नजर आए। यह कदम भारत सरकार और उस निर्देश का पालन जिसमें सैन्य परंपराओं और रीति रिवाजों का भारतीयकरण करने की बात कही गई थी। इसने पहले सेना, वायुसेना और नौसेना के मेस में कुर्ता पैजामा पहनना माना था, लेकिन अब यह विशेष ड्रेस कोड नौसेना के सभी अधिकारियों मेस में समान होगा। अब यहाँ देख ले आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब इस समय देख रहे जो लोकसभा का आने वाला चुनाव उसका महासमर चल रहा है, और इसमें यहाँ पर आपको कुछ जो पिछली 10 वर्षों की सरकार थी उसमें कुछ जो योजनाएं चलाई गई थी उसके जो कुछ उपलब्धियां उसके बारे में आप लोग को दिया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। अर्थव्यवस्था के ठिकानों से संभावनाओं वाले शहर तक 10 साल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के शहरी जीवन में कायाकल्प के लिए उठाए गए बड़े कदमों की यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई है, उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। अब आप लोग बस इसमें देख रहे हैं कि जो आपका चुनाव होता है, चुनाव कराता कौन है, उसके बारे में मैंने आपको पहली जानकारी दे दी है। तो आपके जो परीक्षा पार से बस उसको आप लोग जानते रहिए। यह आप लोगों का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। और आज आपके लिए एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। अंतरिक्ष में बड़े लक्ष्य साधता भारत, सफल चंद्रयान 3 के बाद गगनयान मिशन भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति रूप में स्थापित करेगा। अब आप लोग को पता ही होगा गगनयान मिशन जो था उसमें चार मनुष्यों यानी भारतीय को चंद्रमा पे ले आने की बात की गई है। अगर हम इसमें 4 नामों की बात करें तो इन्हें 4 नामों में आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन में है प्रशांत बालाकृष्णन, अजित कृष्णन और आनंद प्रताप है। और अभी हाल ही में इन्हें सभी को अंतरिक्ष पंख जो है इसे सम्मान से सम्मानित भी किया था। और विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला भी शामिल इसके अंदर हैं, जिसके बारे में आप लोग जानते रहिए। और गगनयान जो मिशन था इसे व्हीकल LVM-3 से लॉन्च किया गया था, और इसे व्हीकल में क्रायोजोनिक इंजन भी होगा। इस क्रायोजोनिक इंजन का नाम है CE-20। CE-20 का मतलब होता है C का मतलब क्रायोजोनिक और E का मतलब है इंजन और 20 इसका नाम है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखिए। गगनयान मिशन जो है कृषि का समग्र विकास एवं कारोबारी सुगमता। आप देख रहे हैं जो हरियाणा और पंजाब में चल रहा है ना किसानों का आंदोलन, उसी पे लेकर कुछ चर्चा है कि जो MSP है ना उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य उसे लागू करने की बात हो रही है। प्रतिदिन 12 किलोमीटर स्कूटर व 50 किलोमीटर कार चलाने वाली EV फायदेमंद। FPI ने फरवरी में किया 1539 करोड़ का शुद्ध निवेश। अब आप देख रहे हैं EV यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बात हो रही है। 90 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो जाएंगे वर्ष 2030 तक शुरू, और 2.8 करोड़ टन कम कार्बन उत्सर्जन होगा इस अवधि तक। आपको पता ही होगा कि अभी इसका चलाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि इसमें कुछ इसके जो फायदे भी होते हैं कि इसमें से जो चलेंगे इसमें आपको बता दें कि EV के मुकाबले जो कम होते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने का फायदा होता है कि इसमें कम चलाने पर समान पेट्रोल या डीजल वाहनों की संचालन लागत EV के मुकाबले कम होती है। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से जारी इंडिया EV डाइजेक्ट 2023 के मुताबिक दोपहिया वाहन के मामले में अगर आप प्रतिदिन 50 किलोमीटर तक सफर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन समान पेट्रोल में चलने वाले दोपहिया वाहनों तक मुकाबले 50% तक सस्ता होगा। 50% किमी प्रतिदिन चलने पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्कूटर की लागत 1.77 रुपये प्रति किलोमीटर बैठती है, जबकि पेट्रोल स्कूटर की लागत 3.45 रुपये प्रति किलोमीटर रहती है। जिसके कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं, क्योंकि ये कभी काफ़ी ऊंचाई और ऊपर शहरों पे नहीं जा सकता इसीलिए आप लोगों को, और ये प्रदूषण से मुक्त भी करा सकता है आपको, जिसके लिए भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वाहन। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। प्रधानमंत्री बनते ही शहबाज ने अल्पा कश्मीर मुद्दा उठाते ही इसकी तुलना में फिलिस्तीन से की पड़ोसियों सहित सभी देशों के साथ संबंध सुधारने का वादा। पहले ऐसा जो लगातार दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए। और आपको पता ही होगा कि ये यहाँ पास 8 फरवरी को हुआ था यहाँ पास इस प्रधानमंत्री का चुनाव
शहबाज शरीफ रविवार को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए हैं। तो इसके बारे में आप लोग भी जानते रहिए। पाकिस्तान हमारा आपका पड़ोसी देश मिलेगा। भारत को MQ-9V ड्रोन बेचने के लिए अलग कदम उठाएगा अमेरिका। सौदे की समीक्षा के लिए कांग्रेस की 30 दिन की अवधि पूरी हुई। जो 9V ड्रोन की विशेषता की हम बात करें, MQ-9V ड्रोन भारत को अपनी सीमाओं पर निगरानी क्षमता बढ़ाने और संभावित खतरों को निगरानी करने की क्षमता बढ़ाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे और नजर रखने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इस तरह से सशस्त्र ड्रोन लड़ाकू विमानों की तरह दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलें और गोला बारूद दागने की क्षमता रखते हैं। ये ड्रोन निगरानी और टोर लेस से सक्षम है। इसका सशस्त्र संस्करण हेल्प फायर मिसाइलों से लैस होगा। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरकर खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी रखने में भी माहिर है। अभी आपको खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं इंग्लिश परिस्थितियों को लाभ उठा सकते हैं। बेस्ट स्टॉक 5वीं टेस्ट मैच धर्मशाला में शुरू होगी, उत्तराखंड के धर्मशाला में। यहाँ आपको परीक्षा के फॉर्मूले से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इससे आप लोग जरूर पढ़िए। जापान को भारी नुकसान के साथ खत्म हुई बिस्मार्क सागर की लड़ाई। 1943 में आज ही के दिन बिस्मार्क सागर में लड़ाई खत्म हुई थी। 2 मार्च को उस समय शुरू हुई जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विमानों ने वेस्टर्न पैसिफिक में जापानी जहाज़ों के काफिले पर हमला शुरू किया था। इस हवाई हमले पर जापान के 300 सैनिक व नाविक डूब गए थे। नौसेना को मिला पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत। 1961 में आज ही के दिन नौसेना को पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत मिला था। 1957 में भारत ने इसे ब्रिटेन से खरीदा था। 1961 में इसका निर्माण पूरा हुआ था, फिर इसे सेवा में शामिल किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में INS विक्रांत की अहम भूमिका निभाई थी। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हर अंग को पहुंचाता है नुकसान। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ शरीर के हर हिस्से के लिए हानिकारक है। अब तक का यह सबसे बड़ा अध्ययन UPF को 32 बीमारियों से जोड़ता है, जिसमें से कैंसर और हृदय रोग भी शामिल है। इस अध्ययन के सामने आए तथ्यों के आधार पर विशेषज्ञों ने बिस्किट, केक और मिठाइयों को सिगरेट की तरह मानने के लिए कहते हैं। शोध की एक प्रमुख समीक्षा में पाया गया है कि अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ से भरपूर आहार शरीर के हर हिस्से के लिए हानिकारक हो सकता है। तैयार भोजन, मीठा अनाज और बड़े पैमाने से उत्पादित ब्रेड जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ से सेवन से कैंसर, टाइप 2 मधुमेह और मानसिक स्वास्थ्य विकारों सहित 32 स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बन सकता है। हाल ही में यह शोध बायोमेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा INS अस्थायी का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल समाचार में था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी टारपीडो लॉन्च और रिकवरी पोत। तो चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। INS अस्थायी एक स्वदेश निर्मित टारपीडो लॉन्च और रिकवरी पोत है। इसे 6 अक्टूबर 2015 को कमीशन किया गया था। अस्थायी का डिजाइन नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला सॉफ्ट सिपाही तथा IIT खड़गपुर का एक सहयोगात्मक प्रयास था। जहाज की 95% प्रणाली स्वदेशी डिजाइन की है। इस प्रकार यह मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के लिए नौसेना के निरंतर प्रयास को प्रदर्शित करता है। INS अर्थ अस्थायी को उपयोग DRDO की नौसेना प्रणाली प्रयोगशाला NSTL, जिसे आप लोग बताते हैं कि आपको बता दें कि ये जो प्रौद्योगिक प्रयोगशाला सॉफ्ट CPI है ना, उसी की बात हो रही है, द्वारा जब निचले हथियारों और प्रणालियों को तकनीकी परीक्षण के लिए विकसित किया जाएगा। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। तो आज की खबरें समाप्त होती है। धन्यवाद।